नमस्कार। आप सभी का बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग द हिंदू समाचार पत्र में 3 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। यह सत्र सिविल सेवा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही लाभदायक है। स्टूडेंट्स, आइए सत्र को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम आज के सत्र में किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, जो प्रश्न आपसे कल पूछे गए थे। इसके बाद मानवाधिकार परिषद और श्रीलंका के अंदर में जो एक लंबा गृह युद्ध चला, जो 2009 में समाप्त हुआ। अब वहां पर श्रीलंका के ऊपर में ये आरोप लगे, वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों के ऊपर में, कि वहां पर खूब ज्यादा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो इस संदर्भ में क्या नया विकास हुआ है, कौन से नए मुद्दे सामने आए हैं, इन सब पर हम एक चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा, भू राजनीति को भी जोड़ करके यहां पर, और एक नया शब्द आप लोग सीखेंगे इसमें, भू राजनीति प्लस। इसके बाद अगला मुद्दा होगा भारत में कोरोना वायरस का पुनः उत्थान। जो एक नई लहर हमको दिखाई पड़ रही है भारत में कोरोना वायरस की, उसके संबंध में कौन सी चुनौतियां हैं, विज्ञान का किस प्रकार से यहां पर प्रयोग किया जा सकता है, इन सारे विषयों को हम लोग यहां पर संबोधित करेंगे। इसके बाद हम लोग दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के विषय में चर्चा करेंगे, इसकी खूबियों और खामियों को देखेंगे हम लोग। इसके बाद सऊदी अरब के साथ तेल सौदों की समीक्षा। भारत में हम लोग लगातार देख रहे हैं जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और भारत सरकार ने इस संदर्भ में सऊदी अरब के साथ कुछ बात की थी कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाइए ताकि तेल के जो दाम हैं वो थोड़ा सा नीचे जाएं। तो यहां पर कई सारे मुद्दे ओपेक को जोड़ करके भी हम लोग देखेंगे, और जो भारत अपनी तेल की जरूरतें पूरी करता है उसके संदर्भ में कौन कौन से संवेदनशील विषय हैं, उन सब की समीक्षा हम लोग यहां पर करेंगे। तो बहुत अच्छा आलेख बन पड़ेगा ये। इसके बाद मुद्रास्फीति लक्ष्य की बात करेंगे हम लोग। तत्पश्चात ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता के लिए सहमत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद पीएम कुसुम योजना को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग राभा जनजाति की बात करेंगे, और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तत्पश्चात मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और उनके जो उत्तर होंगे उसकी रूपरेखा को हम लोग देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो कल आप लोगों से प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। पहला है, राजनीतिक दलों को चुनावों में वोट मांगने के लिए स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा है, ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नामित किए जाते हैं जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों, ठहरने की अवधि और खर्चों को निर्दिष्ट करते हैं। जी नहीं, ये नामित किए जाते हैं किसी दल विशेष के द्वारा, और स्टार प्रचारक ऐसे प्रचारक होते हैं जिनसे किसी दल को ये उम्मीद होती है कि वो उनको चुनावों में अधिक वोट दिलवा सकते हैं। तीसरा कथन है, चुनाव आयोग ने उनके द्वारा चुनाव अभियान के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल सच बात है। इसके बाद चौथा कथन है, एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, वही एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में इनकी संख्या 20 हो सकती है। बिल्कुल सत्य कथन है। आप लोग बहुत अच्छे से इस कथन को याद रखेंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो 1, 3 और 4 हो गए सही, हमें यही बताना था। तो आइए देखते हैं जरा। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से किसके जरिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की स्थापना हुई। तो बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग के लिए एक अच्छा संगठन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला कथन है,
1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC पर चर्चा हुई और हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है यह ग्रीन हाउस गैसों, ओजोन क्षयकारी पदार्थों और विषाक्त वायु प्रदूषकों को खत्म करने पर केंद्रित है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला कथन है वो तो इसका सही है, लेकिन जो दूसरा कथन है ये इसका गलत है, क्योंकि ओजोन क्षयकारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में एक अलग से कन्वेंशन किया गया जिसे हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और अगर मैं बात करूं 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के विषय में, तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसे कम करने की बात की गई थी। खत्म तो ये पूरी तरीके से हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसको इतना कम किया जाना चाहिए कि पृथ्वी को नुकसान कम से कम हो। इसके बाद तीसरा कथन है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत उपायों का प्रथम क्रियान्वयन था, जब तक कि पेरिस समझौते ने इसका स्थान नहीं ले लिया था। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं जरा 1 और 3 कहां पर हैं। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। तो पहला कथन है सुकन्या समृद्धि योजना सरकार समर्थित एक बचत योजना है जो बालिकाओं के माता पिता पर लक्षित है। सत्य कथन है, बिल्कुल सही बात है। यह योजना माता पिता को अपनी बेटी के भविष्य की शिक्षा और विवाह खर्च हेतु एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भी सत्य है। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में इसे लागू किया गया था। यह भी सत्य है। सत्य ही बताने थे हमको, तीनों ही सही हो जाते हैं। तो डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है PSLVs के जरिए उन उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है जो पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि GSLV मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट हैं जिनका वजन थोड़ा कम होता है, ये उनको लेकर के जाते हैं। और जो संचार उपग्रह होते हैं वो भारी होते हैं, तो उनके लिए GSLV का प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला कथन है PSLV द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर बने रहते हैं जैसा कि पृथ्वी के किसी विशेष स्थान से देखा जाता है। जी नहीं, ये जो है GSLV के द्वारा जो भेजे जाते हैं मुख्य रूप से संचार उपग्रह, उनके संदर्भ में सही है। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखते हैं। GSLV मार्क 3 4 चरणीय लॉन्च वाहन है। जी नहीं, इसमें केवल 3 चरण होते हैं। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक यहां पर सही है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। हमसे पूछा गया है सही कथन और केवल एक इसका सही जवाब होगा। आइए स्टूडेंट्स समाचारों के खंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पहले समाचार को। पहला समाचार हमारा पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम जोड़ सकते हैं इसको। इन जेनेवा फेस ऑफ आउटरेज वर्सेस होप, द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज वेयर सिंघला एंड तमिल नेशनलिज्म्स मीट एंड कन्फ्रंट ईच अदर। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कई सारे मुद्दों को। देखिए स्टूडेंट्स, जिनेवा, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद की बैठक। अब यहां पर श्रीलंका के अंदर में जो सिंघली मूल के लोग हैं, जो तमिल मूल के लोग हैं, इनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, इनके बीच का एक जो संघर्ष का इतिहास रहा है, वो सब मानवाधिकार परिषद में सामने आएगा। हाल के समय में इस बात को देखा गया है कि श्रीलंका के अंदर में तमिलों के साथ साथ मुस्लिमों के प्रति भी भेदभाव और उनके प्रति समस्याएं बढ़ी हैं। तो ऐसे में अब यहां पर दो लोग आके जुड़ जाते हैं, तमिल समुदाय के लोग भी हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहां पर आकर के जुड़ते हैं।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निगाह डालते हैं कि आखिर ये चीजें इस देश के अंदर में कैसे पनपी। देखिए, श्रीलंकाई तमिलों की समस्या 1950 के दशक से पहले ही शुरू हो गई थी। अगर मैं थोड़ा सा इसको इतिहास के साथ में जोड़ दूं तो औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज श्रीलंका के अंदर में बागानों के अंदर में काम करवाने के लिए तमिलनाडु के अंदर से कई सारे लोगों को वहां पर लेकर के गए। और अगर हम इतिहास में और पीछे चले जाएं तो चोल वंश के समय में भी हमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, जहां पर बड़ी संख्या में तमिल आबादी के लोग श्रीलंका में जाकर के बसे, उन्होंने निवास आरंभ किया। लेकिन हम लोग यहां पर अंग्रेजों के शासन से ही चीजों को जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे। अब जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो श्रीलंका की सरकार ने यह महसूस किया कि जो तमिल लोग हैं वो श्रीलंकाई ना होकर वो तो भारतीय वंशावली से संबंधित हैं, और ऐसे में वहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने तमिल लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। सबसे पहला कदम उठाया गया कि तमिलों को नागरिकता से वंचित किया गया, और इसकी वजह से तमिल लोगों को श्रीलंका के चाय के बागानों में गरीबी की स्थिति में रहना पड़ा। फिर क्या किया गया, सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया, और इसके बाद तमिलों के खिलाफ भेदभाव का एक लंबा सिलसिला आरंभ हुआ। और यह भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में की जाने वाली भर्ती, जो सरकारी नौकरियां थी उसमें की जाने वाली भर्ती, उन सब तक जारी रहा और असंतोष पनपता गया। और ऐसे में वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम का गठन हुआ। आप इस मानचित्र को यहाँ पर देखिए, आपको चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो क्षेत्र यहाँ पर आपको नीले रंग से दिखाई पड़ रहा है, ये एक समय में वो क्षेत्र था जिसे LTTE के द्वारा मांगा जा रहा था तमिलों के लिए एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में। और इसी को लेकर के श्रीलंका एक लंबे गृहयुद्ध में उलझा रहा लगभग 1982-83 के बाद से। और जब भारत ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया तो भारत तक भी ये गर्माहट पहुंची, भारत को भी ये नुकसान उठाने पड़े। हमारे सैनिकों की जानें तो गई ही गई, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या भी इसी संकट से जोड़ करके देखी जाती है। अब स्टूडेंट्स, ये संघर्ष चलता रहा, लाखों लोग मारे गए। अंततः 2009 में श्रीलंका की सेना के द्वारा एक कठोर अभियान के द्वारा LTTE का खात्मा किया गया। जो वर्तमान मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा है वो इसी गृहयुद्ध के साथ में जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर श्रीलंका की सेना ने जो LTTE के लड़ाके थे उनको खत्म करते वक्त जो एक मूलभूत मानवीय भावना जो होती है कि जो निर्दोष लोग हैं कम से कम उनको वहां से निकाला जाए। सारे लोग तो विद्रोही नहीं हो सकते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर भी भयानक अत्याचार किए गए और उनका संबंध तमिल समुदाय से था। अब इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भारत के संदर्भ में भी एक संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हमारे तमिलनाडु के साथ में यह मुद्दा जुड़ जाता है। जो श्रीलंका के अंदर में तमिल मूल के लोग हमको दिखाई पड़ते हैं वो हमारे भारत के तमिलनाडु से ही संबंधित हैं। तो निश्चित रूप से भारत में भी जो है ये एक संवेदनशील विषय के रूप में हमारे सामने आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहां से। अब श्रीलंका की सरकार का पक्ष क्या है जरा वो भी हम लोग देखते हैं। वहां की सरकार का यह कहना है कि मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने नव उपनिवेशवाद के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। जो यूरोप का साम्राज्यवाद है श्रीलंका ने उसको नकार दिया, तो इसलिए मानवाधिकार परिषद में उसके खिलाफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं। यह श्रीलंका का पक्ष है। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि नव उपनिवेशवाद क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं। नव उपनिवेशवाद का अर्थ यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने विशेष रूप से अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से, बाद में फिर यूरोप ने भी इसी को ज्वाइन किया, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से अलग अलग राष्ट्रों के अंदर में ऐसा पूरा तंत्र स्थापित कर दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया कि उस देश के निर्णयों को, राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया गया।
और इसी को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है कि आर्थिक मदद के नाम पर अपनी कंपनियों के माध्यम से किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। तो श्रीलंका ने यह बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पश्चिमी समुदाय के ऊपर में। अब हमें इस मुद्दे को देखते हुए जियोपॉलिटिक्स प्लस को भी नहीं भूलना चाहिए। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसको स्टूडेंट्स, कि जियोपॉलिटिक्स तो हम लोग समझते हैं, लेकिन यहां पर प्लस शब्द का क्या अर्थ हुआ। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका चीन के साथ मिलकर के काफी ज्यादा काम कर रहा है। चीन ने काफी ज्यादा निवेश किया हुआ है श्रीलंका के अंदर में, और पाकिस्तान के संबंध चीन के साथ अच्छे हैं। तो यहां पर एक त्रिकोण बन गया है श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन का। अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक देश है, और हालिया दिनों में श्रीलंका के अंदर में मुस्लिमों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, इस बात को साइडलाइन करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों से बातचीत की कि कम से कम मानवाधिकार परिषद में जब यह प्रस्ताव आएगा तो जो इस्लामिक सहयोग संगठन के जो देश हैं वो श्रीलंका का साथ दें। पाकिस्तान ने लॉबिंग की श्रीलंका के पक्ष में, लेकिन हमें यहां पर यह देखने को मिला कि अधिकांश जो इस्लामिक देश रहे इस सहयोग संगठन वाले, उन्होंने मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका का विरोध ही किया। कुछ अनुपस्थित रहे, लेकिन बहुतों ने विरोध भी किया। अब यहीं पर प्लस का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। दरअसल स्टूडेंट्स, श्रीलंका के खिलाफ जब ये आरोप तय किए जा रहे थे तो तमिल समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने आक्रोश को, अपने संघर्ष को सक्रियता के साथ में सबके सामने रखा कि हमें क्या क्या झेलना पड़ा है श्रीलंका में और क्या क्या अभी हम झेल रहे हैं। इसी को यहां पर प्लस शब्द के द्वारा दिखाया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग। स्टूडेंट्स, जो अतीत में प्रयास किए गए हैं श्रीलंका के अंदर में मानव अधिकार परिषद के द्वारा, 2015 में यहां पर एक संकल्प पारित किया गया था कि गृह युद्ध के दौरान श्रीलंका में अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उसकी जांच की जाएगी। श्रीलंका सरकार का भी यहां पर सहयोग लेने की बात कही गई थी, लेकिन श्रीलंका की सरकार ने यहां पर सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय संकल्प 30/1 के माध्यम से भी यहां पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में बात की गई थी, लेकिन वहां पर भी श्रीलंका की सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। और यहां पर जो असहयोग रहा श्रीलंका की सरकार के द्वारा, यही वर्तमान प्रस्ताव का आधार भी बना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का जो कार्यालय है वो यहां पर मुख्य भूमिका में हमें दिखाई पड़ता है। यहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए यह कार्यालय आशा की एक किरण है। जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ितों के हक में आवाज उठा रहे हैं, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है श्रीलंका की सरकार के द्वारा, वहां की एजेंसियों के द्वारा। ऐसे में जब संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कार्यालय यहाँ पर काम करेगा, निगरानी रखेगा, तो कम से कम इन पीड़ितों को ये एक उम्मीद होगी कि जो उनके लिए समस्या पैदा कर रहे हैं उन पर भी कोई निगाह रख रहा है, और भविष्य में इन पीड़ितों को न्याय मिलेगा, ये उम्मीद जिंदा रहेगी इस कार्यालय के माध्यम से। आशा करते हैं कि इस देश के अंदर में शीघ्र ही शांति स्थापित हो और जो एक आंतरिक संघर्ष हमें दिखाई पड़ रहा है वो समाप्त हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पड़ोस में जब शांति रहती है तो निश्चित रूप से हमारे देश को भी उसका सकारात्मक लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला समाचार पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 साइंस टेक के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। अ मिसिंग साइंस पिलर इन द कोविड रिस्पॉन्स। आइए देखते हैं। देखिए, भारत में कोरोना वायरस का फिर से उत्थान हो रहा है, नई लहर हमको देखने को मिल रही है, संक्रमण बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है, मृत्यु दर भी बढ़ रही है और निराशावाद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन सब घटनाओं की वजह से हमें जो लग रहा था कि वैक्सीन आ गई है, इसके अलावा कोविड संक्रमण के मामले भी घट रहे हैं, तो हम सब आशान्वित हो रहे थे धीरे धीरे कि अब हम इस महामारी के दौर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो स्थितियां हमारे सामने हैं वो संदेह पैदा कर रही हैं। अब यहां पर लेखक कहते हैं कि ऐसे में हमें
मजबूत आंकड़ों को इकट्ठा करना होगा और इन आंकड़ों का इस्तेमाल विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तक जो सटीक आंकड़े हैं उनके संग्रह पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है और विज्ञान का जो प्रयोग यहां पर किया जा सकता था उसका एक अभाव दिखा है। अब यहां पर कौन कौन से अंतर्निहित मुद्दे हैं, आइए देख लेते हैं उन सभी को भी। देखिए, सबसे पहले चुनौतियों की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो चुनौतियां हैं, सबसे पहला तो यह है कि इस वायरस के नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब चूंकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी आरंभ हो चुकी थी, तो ऐसे में अन्य देशों के अंदर में जो नए नए वेरिएंट्स इस वायरस के आ रहे थे, म्यूटेशन के माध्यम से वो भी भारत तक पहुंचे। भारत के अंदर में भी इस वायरस ने म्यूटेट किया तो उसके नए जो है वेरिएंट सामने आए। इसके अतिरिक्त हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम जितना सकारात्मक अभी तक हो रहे थे, उसके संदर्भ में कुछ नए जो शोध सामने आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि जिन लोगों में इस वायरस के प्रति एंटीबॉडीज का विकास हो चुका था वो लोग दोबारा से संक्रमित हो रहे हैं। और ब्राजील के अंदर में इस बात को देखा गया कि वहां पर कुछ क्षेत्रों के अंदर में 80% से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो 60% आबादी के संक्रमित होने का जो एक लक्ष्य होता है कि इतनी आबादी अगर संक्रमित हो गई तो अब वायरस आगे नहीं फैल पाएगा। लेकिन जो नए वेरिएंट्स आए हैं ब्राजील के अंदर में कोरोना वायरस के, उन्होंने जो पुराने लोग ग्रसित हो चुके थे इस वायरस से उनको बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम जितना सकारात्मक हो रहे थे, यहां पर आंकड़े अपर्याप्त दिखाई पड़ते हैं। भारत में बात करते हैं तो हमारे यहां पर असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई पड़ रहा है। मतलब ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित तो हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, खासतौर पर युवा आबादी जो 20 साल से 30 साल की उम्र के बीच में है। और ऐसे लोग जब बुजुर्गों के संपर्क में आते हैं या जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो इन लोगों के संपर्क में आने से ऐसे लोग बहुत तेजी से संक्रमित हो सकते हैं और इस युवा आबादी को सुपर स्प्रेडर के तौर पर बताया जा रहा है। यहां पर हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं, आंकड़ों से संबंधित जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, हम जरा उसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, जनसांख्यिकीय और जोखिम विवरण का संग्रह हमें करना होगा। इसके अलावा भारत के कई हिस्सों से वायरल की जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होगी। हमें कोविड-19 मौतों की बेहतर रिपोर्टिंग की जरूरत महसूस होती है हमें यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया में विज्ञान जो है वो एक पूरक के तौर पर काम करता है। भारत चिली से सीख सकता है जिसने अपनी आधी आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक प्रदान की है। अब टीकाकरण अभियानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब वयस्कों को जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो समय के साथ घटती हुई चली जाती है। इसके अतिरिक्त लेखक यहाँ पर कहते हैं कि राष्ट्रीय वयस्क टीकाकरण कार्यक्रम, बचपन में ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इन सबको आरंभ करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ लॉकडाउन जैसे कठोर कदमों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इन कदमों को लगाने से बच्चों की शिक्षा का नुकसान होता है, रोजगार में नुकसान होता है और इसके दुष्प्रभाव हम 2020 में देख भी चुके हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार पेज संख्या 10 से लिया गया है। इसको हम लोग GS2 गवर्नेंस के साथ में जोड़ सकते हैं। डिस्क्वाइट ओवर पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, कि दुर्लभ रोगों के संदर्भ में जो नई नीति लाई गई है, लोगों में इसके प्रति असंतोष है। और यहां पर असंतोष मुख्य रूप से किन बातों को लेकर के है, आइए देख लेते हैं। आपको बताते चलें कि दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को लाया गया है और इसमें जो सरकारी सहयोग है उसकी सीमा 15 लाख से 20 लाख तक तय की गई है। अब दुर्लभ रोगों से जो लोग ग्रसित हैं, उनकी देखभाल करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर संबंधित जो संगठन हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो वास्तविक व्यय होता है वो काफ़ी अधिक होता है और सरकार ने जो राशि आवंटित की है ये राशि बहुत
कम है ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए। इसके अलावा जो नई नीति है, इसमें दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2017 में जो आई थी, उसके बाद से जो लोग उपचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन रोगियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो विषय यहाँ पर ध्यान रखने वाला है, वो है समूह 3 के दुर्लभ बीमारियों वाले रोगी। अब समूह 3 की जो बीमारियां होती हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें रोगी को आजीवन उपचार की सहायता रहती है। लेकिन इस नीति के अंदर में समूह 3 के जो रोगी होंगे, उनके प्रति कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये निश्चित रूप से जो है एक संवेदनशील मुद्दे को छोड़ने वाली बात हो गई और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आगे देखते हैं, दुर्लभ रोग क्या होते हैं स्टूडेंट्स। सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं इनकी। हालांकि सामान्य बीमारियों की तुलना में लोग तो कम ग्रसित होते हैं, लेकिन जब हम एक बड़ी आबादी को देखते हैं, सामूहिक रूप से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, तो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इससे दुष्प्रभावित होता है। और यहां पर इस बात को देखा गया है कि 80% दुर्लभ बीमारियां मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, जन्मजात होती हैं, और ऐसे में इसका सर्वाधिक जो दुष्प्रभाव होता है वो बच्चों पर रहता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला समाचार है उसे हमने पेज संख्या 14 से लिया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट आस्क्स PSU रिफाइनर्स टू रिव्यू सऊदी ऑयल डील्स। आइए देखते हैं जरा इसको हम लोग। सरकार ने जो सरकारी क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियां हैं उनसे ये कहा है कि सऊदी अरब के साथ जो तेल सौदे हैं हमारे, उनकी समीक्षा कीजिए। और ऐसा क्यों कहा है सरकार ने? क्योंकि भारत सरकार ने सऊदी अरब की सरकार से यह रिक्वेस्ट की थी कि आप तेल के उत्पादन को बढ़ाइए, क्योंकि तेल का उत्पादन आप लोग कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें आपको तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर में स्थितियां खराब होती जा रही हैं। और भारत ऐसा कह सकता है हक से, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो भी तेल का उत्पादन होता है उसका लगभग 60% भारत खरीदता है। अब आगे देखते हैं जरा। जो PSU रिफाइनरीज हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है HPCL। और ये आप लोग जरूर ध्यान रखें कि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात से पूरा करता है। और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है, क्योंकि हम आयात करते हैं, तो वैश्विक आपूर्ति में अगर कोई दिक्कत आई तो 1989-90 के आसपास खाड़ी देशों के संकट के समय हम देख चुके हैं इस समस्या को। इसके अलावा जब वैश्विक आपूर्ति पर दिक्कत आएगी तो मूल्यों में परिवर्तन होगा, और ऐसे में भारत सरकार का जो बिल है, जो हमारे खर्चे हैं तेल के ऊपर में, वो खर्चे क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। हमारे देश के अंदर में जो वस्तुएं इधर उधर जो है भेजी जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है वो लागत बढ़ जाएगी, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, और मुख्य रूप से जो खाद्य पदार्थों की वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़ेंगे, तो मुद्रास्फीति की समस्या बढ़ेगी। तो ये सब ऐसी जुड़ी हुई चीजें हैं जिस पर हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भारत सरकार यहाँ क्या कर रही है, देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखिए कि जो भारत को तेल आपूर्ति होती है सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों से, ये समझौता जो हमारा होता है ये वार्षिक होता है, और जो तय मात्रा होती है तेल की वो खरीदनी ही पड़ती है। अब यहाँ पर एक बड़ी रुचिकर चीज है जो कि हमारे लिए रुचिकर नहीं है, लेकिन इन तेल उत्पादन देशों के संदर्भ में अगर हम देखें इस बात को, तो ये लोग उत्पादन को घटा करके दाम बढ़ा सकते हैं बीच में ही। तो फिर हमारे ऊपर ये बाध्यता हो जाएगी कि हमें एक तो तेल खरीदना है, और इन्होंने उत्पादन को घटा करके दाम बढ़ा दिए, तो अब बढ़े हुए दाम पर हमें तेल खरीदना होगा। ये तो नुकसान वाली बात है, गलत है। आगे देखते हैं। तय मात्रा से अधिक तेल अगर खरीदना है, मान लीजिए कभी आवश्यकता हो गई ज्यादा, तो 6 माह पहले बताना पड़ेगा इनको, और फिर ये जो उत्पादक देश है ये कीमत तय करेंगे,
औसत आधिकारिक कीमत जो तय कर देंगे वो उसी पर हमको इनसे तेल खरीदना होगा। अब एक सामान्य नियम की हम बात करते हैं। सामान्य बाजार की अगर बात करते हैं तो जिस दिन तेल की लोडिंग होती है उस दिन जो तेल की कीमत होती है वो कीमत अदा करनी होती है नॉर्मल मार्केट के अंदर में। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर तेल की कीमत कम होगी तो उसका फायदा मिलेगा। अब आप लोग यहां ये मत सोचने बैठ जाइएगा कि सर जब कीमत बढ़ेगी तब नुकसान भी तो होगा। तो नुकसान तो अभी भी हो रहा है। ये जो तेल निर्यातक देश है जिनसे हम तेल खरीदते हैं ये उत्पादन को घटा करके दाम वैसे ही बढ़ा देते हैं कृत्रिम तरीके से, तो हमें अभी कौन सा फायदा हो रहा है। लेकिन खुले बाजार से खरीदेंगे तो कम से कम कीमत कम होने का लाभ तो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें भारतीय रिफाइनरी कंपनियों की तो अब हमारी जो कंपनियां हैं 20 से 35% तक खुले बाजार से, हाजिर बाजार जिसको हम लोग कह देते हैं, एक प्रकार से शेयर मार्केट से जोड़ के समझिए आप, वहां से खरीद रही हैं। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, नयारा एनर्जी है, इनसे भी बात की जा रही है ताकि जो आपूर्ति की जो समस्या है उससे निपटा जा सके। क्योंकि खुले बाजार से तेल को खरीदने में ये एक संकट हमारे सामने आ सकता है नियमित आपूर्ति वाला। तो सरकार उसके तरफ भी ध्यान दे रही है कि अगर ऐसी समस्या हमारे सामने आती है तो उससे हम कैसे निपटेंगे। इसके लिए रणनीतिक रिजर्व भी किए जा रहे हैं तेल के, ताकि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो हम जो हमारे पास भंडार हैं तेल के कई क्षेत्रों में जो हमने बनाए हुए हैं उनसे हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें तेल की। आइए आगे बढ़ेंगे। अगले समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं, मुद्रास्फीति के साथ में जुड़ा हुआ है और भारत सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को ±2% के साथ 4% पर बनाए रखने का निर्णय किया है। मतलब कि 4 में 2% आप जोड़ लीजिए तो 6% हो गया अधिकतम, और 2 घटा लीजिए तो 2% न्यूनतम, मतलब कि ये इसकी सीमा हो गई। अब रिजर्व बैंक और सरकार के मध्य एक नीतिगत ढांचे पर सहमति बनी थी जिसमें विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और इसी के तहत लचीली मुद्रास्फीति के लक्ष्यीकरण को अपनाया गया था। अब ये जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है ये दरअसल केंद्रीय बैंक की एक नीति है जिसके माध्यम से मुद्रास्फीति की एक निश्चित वार्षिक दर को प्राप्त करने हेतु मौद्रिक संतुलन को बनाने पर काम किया जाता है। अब भारत के सामने एक चुनौती यहां पर जो दिख रही थी वो चुनौती ये थी कि जो नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डेटा है हमारे पास में, वो इस बात को दिखाता है कि इसमें करीब 100 आधार अंकों की बढ़त हुई है, जो इस बात को दिखा रहा है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है हमारे यहाँ पर। विशेष रूप से जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 3 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई फरवरी में 5.03% पर, जो कि बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है एक हद तक। और अगर ये निकट भविष्य में और आगे बढ़ता है तो ये और समस्याएं पैदा करेगा। मतलब 5% का जो स्तर है वो खतरे की घंटी तो बजा रहा है कि अब ऐसे में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से आम जनता को समस्या होगी। इसके अलावा जो अगला चैलेंज है हमारे सामने वो है ईंधन की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। और अब जरा जो सऊदी अरब वाला टॉपिक में अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूं उसको जोड़ दीजिए यहां से। सरकार इसीलिए ईंधन की कीमतों को स्थिर करने के लिए प्रयास कर रही है, बात कर रही है जो तेल उत्पादक देश है उनके साथ में कि साहब ऐसे मत करो, अपना अपना भला मत देखो, एक ही दुनिया में रहते हैं हम लोग भी, सबका भला देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। वैसे तो प्रश्न पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में यहाँ से पहले। ये जो मौद्रिक नीति समिति है ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित की गई है, वैधानिक निकाय है और मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने के लिए काम करता है ये संस्था। और रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले समाचार को पेज संख्या 13 से लिया गया है। GS2IR के साथ में इसको हम जोड़ सकते हैं। यूएस ईरान एग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बार इस विषय के बारे में बता चुका हूं, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली चीज यहां पर पता कब आएगी, जब इनके बीच बातचीत शुरू होगी और ये देखना होगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। हाँ,
ये समाचार बस इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि 2015 में जो JCPOA वाला समझौता हुआ था P5+1 और ईरान के बीच में, उसके बाद ये एक गुड न्यूज दिखाई पड़ रही है कि अमेरिका और ईरान अगर बातचीत की टेबल पर आएंगे तो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया के अंदर में जो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था वो थोड़ा सा घटेगा। और अगर अमेरिका ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों को घटाता है तो भारत भी ईरान से अपनी तेल आपूर्ति को फिर से बड़े पैमाने पर आरंभ कर सकता है। और ऐसे में सऊदी अरब के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो घटेगी, तो हमारे यहाँ जो तेल की कीमतें हैं कुछ वो घट सकती हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा कहां से कहां जाकर के तार जुड़ गए, यही होता है कनेक्टिंग द डॉट्स, यही सीखना है आप लोगों को। आगे आ जाइए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण समाचार हैं जरा उनको देख लेते हैं। और पेज संख्या 4 से लिया गया है इस समाचार को। फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट कम्स अप इन राजस्थान। जयपुर के अंदर में आया है कुसुम परियोजना के तहत यह प्रोजेक्ट। और कुसुम परियोजना का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। और इस परियोजना के माध्यम से सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो किसानों के पास बंजर भूमि है या जो उपयोग में नहीं आ रही भूमि है वहां पर सोलर प्लांट लगाए जाएं और उसके माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाए, जिसका प्रयोग किसान अपने निजी उपयोग में कर सकता है, सौर पंपों में कर सकता है, जिससे उसकी सिंचाई बढ़ेगी। इसके अलावा अगर अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है तो जो राज्य की बिजली वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम, उनको बेच भी सकता है। और इस योजना के माध्यम से किसानों को लाभ क्या होगा, किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। 2022 तक किसानों की आय जो दुगनी करने का लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय हो सकता है फिर हमारे लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो समाचार है पेज संख्या 7 से लिया गया है इसको। और यहाँ पर आप एक लोक नृत्य को देख सकते हैं जिसका नाम है हमजा। राभा जनजाति है जो हमारा असम का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तिब्बत बर्मा समुदाय के साथ में इनका संबंध है। तो ये जो है नृत्य इनसे संबंधित है। ये दरअसल चर्चा में क्यों आए हैं, क्योंकि जो आज का द हिंदू है वहां पर यह समाचार आया है कि बीजेपी की चुनावी रैली के अंदर में हमजा नृत्य को भी शामिल किया गया है, असम के कामरूप जिले में जो उनकी रैली थी वहां पर। तो हमारे लिए ये वाला बिंदु महत्वपूर्ण हो जाएगा, राभा जनजाति और लोक नृत्य हमजा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम 6 महाद्वीपों के 40 शहरों की स्थानीय सरकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं का एक नेटवर्क है। दूसरा है यहां सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं को शहरी समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका पर अनुसंधान और ज्ञान साझा करने में सक्षम बनाता है। तीसरा है मुंबई और बेंगलुरु ने इस मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। ध्यान रखिएगा। पहला है वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा जीवाश्म ईंधन का दहन करना है। दूसरा है SO2 के संपर्क में आने से मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है और सांस लेना मुश्किल हो सकता है। तीसरा है भारत ने सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती के लिए ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों द्वारा दहन गैस निर्गंधकीकरण इकाइयों को स्थापित करना अनिवार्य किया है। विकल्प है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1, 2 और 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है राभा जनजाति एक स्वदेशी तिब्बत बर्मा समुदाय है और यह भारत में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के साथ ही भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है।
दूसरा है वे एक लोक नृत्य करते हैं जिसे हमजा के नाम से जाना जाता है। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जंड अल खिलाफा ब्रिगेड के नाम से जाने वाले आतंकी समूह के संचालन और वैचारिक संबद्धता के देश की पहचान कीजिए। नाइजीरिया, ISIS, यमन, अल-कायदा, सोमालिया, अल-कायदा, ट्यूनीशिया, ISIS। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्नों से, और प्रश्न है कोर बैंकिंग समाधान शब्द कभी कभी चर्चा में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन इस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता या करते हैं? पहला है, यह बैंकिंग शाखाओं की एक नेटवर्किंग है जो ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर बैंक की किसी भी शाखा से अपने खातों को संचालित करने में सक्षम बनाती है, भले ही वे अपने खाते कहीं भी खोलें। दूसरा है, यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों पर RBI के नियंत्रण को बढ़ाने का एक प्रयास है। तीसरा है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों वाला बैंक दूसरे बैंक द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। विकल्प देख लेते हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त का कार्यालय श्रीलंका में भू राजनीति प्लस और वास्तविक पीड़ितों के मध्य किस प्रकार न्याय कर पाएगा? सांगोपांग विश्लेषण कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। सांगोपांग का मतलब होता है स्टूडेंट्स इसके हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस कार्यालय के महत्व को यहाँ बता देंगे। भूमिका में मुख्य भाग में श्रीलंका की सरकार का जो पक्ष है उसकी बात भी कर देंगे, पीड़ितों का पक्ष है उसकी बात कर दीजिएगा, थोड़ा सा जो भूमिका है, पृष्ठभूमि है गृह युद्ध की, हल्का सा उसको बता देंगे एक दो लाइन में तो और अच्छा रहेगा। भू राजनीति प्लस, तो यहाँ पर भू राजनीति और प्लस दोनों का महत्व आपको बताना पड़ेगा। दोनों का जो एक मैंने वर्णन बताया था अभी आप लोगों को, उसको जोड़ देंगे यहाँ पर। प्रवासियों की जो भूमिका रही तमिल और मुस्लिम समुदाय के, उसको बता देंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जो पुराने प्रयास मैंने बताए थे आपको, 2015 वाला, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव 30/1, ठीक है, उससे जोड़ देंगे और वो क्यों असफल रहे वो बता देंगे। फिर वर्तमान संकल्प की जो पृष्ठभूमि है वो आप यहाँ से जोड़ देंगे, उसकी उपयोगिता को आप जोड़ देंगे और ये एक अच्छा उत्तर आपका यहाँ से बन जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, भारत किस प्रकार से पश्चिम एशिया के देशों पर तेल की निर्भरता को घटा सकता है और इस रास्ते में क्या बाधाएं हैं? विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। आइए इसकी रूपरेखा देखते हैं। तो भूमिका में आप पश्चिम एशिया के देशों पर जो तेल की निर्भरता है उसका पूरा संदर्भ बता देंगे और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहने वाला है अगर हम इसको करने का प्रयास करते हैं। और जो दिखाई पड़ता है उसके आधार पर तो यही है कि एक संतुलन बनाया जा सकता है अलग अलग स्रोतों से जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरा करके। तो वही यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है कि वैकल्पिक स्रोतों की खोज की जाए, उनसे ऊर्जा पाने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनसे भी हम तेल की आपूर्ति करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है, तो हम अपने इस बड़े बाजार का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो निजी कंपनियां हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जो कि आपूर्ति को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त खुले बाजार में खरीद से भी हम तेल की आपूर्ति कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी आपूर्ति है वो नियमित रहेगी और जो मूल्य स्थिरता है वो भी हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप जो है निष्कर्ष को पूर्ण करेंगे। इस तरह से एक अच्छा उत्तर आपका बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आज का सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। आज के सत्र में इतना ही। सत्र को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।